Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। केमिस्ट्री फर्स्ट में जो है क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर? क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने जहां तक बात किया था वहीं से आगे आज हम अपने चैप्टर में अपने इस क्लास में बात करेंगे। तो हमारे इस क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर कहीं पढ़ा होगा, एटम के बारे में पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड डिफरेंट सेल्स होती हैं। तो जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, हमारे इस क्लास में उसी का जो है उसी की चर्चा है, वही हमारा टॉपिक है। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन किया था, जो कंक्लूजन निकाला था, जो रिजल्ट निकाला था, उसके बेसिस पर एटम के बारे में क्या क्या बताया अपने मॉडल में, उसको भी लेकर के हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है। इस क्लास में हम यही सब बातें करने वाले हैं और यही है हमारा टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पर। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो ध्यान रखना डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम डिस्कवरी कैसे करते हैं और डिस्कवरी किसने की न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो किया, जिस साइंटिस्ट ने किया, उस साइंटिस्ट का नेम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। हम यहाँ ए लिख दे रहे हैं, ए मतलब क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया जो एटम के अंदर होता है। इन्होंने कैसे डिस्कवरी किया, क्या कर रहे थे? तो आपको हम बता दें, सबसे पहली बात तो न्यूक्लियस को लेकर के इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना। ऐसा नहीं इन्होंने सोचा था कि हम कुछ ऐसा डिस्कवर कर रहे हैं जिसको बाद में हम न्यूक्लियस कहेंगे, या न्यूक्लियस होने की कोई संभावना है एटम के अंदर, ऐसा इन्होंने सोचा ही नहीं था। वो तो गलती से डिस्कवरी हो गई। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था, कोई एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे और उसमें गलती से इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दिया और इससे इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। खैर, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे किया गलती से, वो हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, यहां पर एक सोर्स ले लिया। किसका सोर्स ले लिया इन्होंने? अल्फा रेज का इन्होंने एक सोर्स ले लिया। तो यहां पर इन्होंने क्या लिया होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए होंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया होगा। इसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ अल्फा रेज, ठीक है। तो ये है सोर्स ऑफ अल्फा रेज। ये अल्फा रेज का सोर्स है, इसके अंदर सब्सटेंस रखा है। कौन सा सब्सटेंस? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसको हम कहेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो इस बॉक्स के अंदर रखा है। यहां से अल्फा रेज इन्होंने लिया, अल्फा पार्टिकल्स से मिलकर के अल्फा रेज बनती है। तो उस अल्फा पार्टिकल के हेल्प से, अल्फा रेज के हेल्प से इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। कैसे किया? इन्होंने यहां से अल्फा रेज को पास किया एक गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। इसको हम रेडियम गन भी बोल सकते हैं, यहां रेडियम गन भी ले सकते हैं। रेडियम गन का मतलब रेडियम जो है आपका एक एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं
जो अपने अंदर से सेल्फ अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते हैं। और ये तीनों रेज जो है क्या होती हैं, पेनेट्रेटिंग रेज होती हैं। ये सब्सटेंस को पेनेट्रेट कर सकती हैं, मतलब भेद सकती हैं, उससे आर पार हो सकती हैं। तो अल्फा रेज जो है एक पेनेट्रेटिंग रेज है, इस पर चार्ज भी होता है। जैसे इसको अगर हम अल्फा लिखें तो अल्फा पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। दीज आर अल्फा रेज, ठीक है। ये अल्फा रेज है, यहां से यहां जा रही है। इन्होंने किया गया था, अल्फा रेज को इन्होंने गोल्ड की थिन फॉइल लेकर के, ये गोल्ड है, इसकी इन्होंने थिन फॉइल लिया था। दिस इज द गोल्ड थिन फॉइल, गोल्ड फॉइल। ये कैसी थी, ये वेरी वेरी थिन थी। गोल्ड के थिन फॉइल लिया इन्होंने, और यहां पर इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड मटेरियल से बनी हुई एक स्क्रीन ले लिया। जिंक सल्फाइड का मतलब क्या होता है, फ्लोरिसेंट मटेरियल। तो एक फ्लोरिसेंट मटेरियल से बनी हुई इन्होंने यहां पर एक स्क्रीन ले लिया और इस पर अल्फा रेज पास किया। इन्होंने देखा कि यहां से कुछ रेज यहां जा रही हैं, कुछ सीधा निकल रही है, ज्यादातर तो सीधा ही निकल जाती है और कुछ अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कुछ रेज जो है निकल रही हैं, जो जगह जगह फ्लोरिसेंस क्रिएट कर रही है। तो फ्लोरिसेंस जो है यहाँ पर डेवलप हो रहा है, फ्लोरिसेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी फ्लोरिसेंस क्रिएट होगा और यहाँ भी फ्लोरिसेंस क्रिएट होगा। तो फ्लोरिसेंस जो आप यहाँ ये स्टार देख रहे हैं, जो स्टार बना रहे हैं, इसका मतलब ये रहा कि यहाँ चमक उत्पन्न हो रही है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये अल्फा रेज ही हैं, जो अल्फा रेज जाकर के यहाँ पर चमक उत्पन्न करती हैं, मतलब फ्लोरिसेंस क्रिएट करती हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो जब इन्होंने ऐसा किया तो इनको जरूरत पड़ी होगी जिंक सल्फाइड प्लेट की या फ्लोरिसेंट प्लेट की जरूरत पड़ी होगी यहाँ जो ये कर रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, पीछे आए होंगे तो अपना एक यहां से उठा करके यहां कहीं पीछे साइड से जिंक सल्फाइड प्लेट लेकर के ऐसे आ रहे हैं। जब ये ऐसे आएंगे तो ऐसे आते हुए उन्होंने देखा कि जैसे ही वो इसके सीध में यहां पर आया पीछे साइड में, यहां भी चमक उत्पन्न हो रही थी, जो यहां से जिंक सल्फाइड प्लेट की लेकर के, जिंक सल्फाइड की प्लेट लेकर के ये आ रहे थे, उस प्लेट पर भी चमक इनको दिखाई दी। तो इनका ध्यान वहां केंद्रित हो गया। तो जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे उसको छोड़ दिया इन्होंने इसकी स्टडी किया कि यहां पर चमक क्यों उत्पन्न हुई। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां जो ये रेज जा रही हैं, जब यहां टकराएंगी इस स्क्रीन पर, ये स्क्रीन रिफ्लेक्ट कर देती है। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए पीछे साइड में भी आएंगी, इधर भी आएंगी। जब इधर आएंगी तो यहां से अगर हम किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल से बने हुए प्लेट को लेकर के आएंगे तो उस पर वो भी स्ट्राइक होंगी, ये रेज अल्फा रेज स्ट्राइक होंगी, तो वहां भी वो फ्लोरेसेंस क्रिएट करेंगी। ये फ्लोरेसेंस था। अब इन्होंने ये समझने की कोशिश की, भाई यहां पर ये फ्लोरेसेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन लगी, यहां से जो रेज आ रही है वो आ रही है। और ये इन्होंने जब इसको चेक किया कि रेज कौन सी है, तो इनको पता लगा कि अल्फा रेज है। इसका मतलब इन्होंने अंदाजा लगाया कि जो अल्फा रेज है, इसका मतलब इसके अंदर से पास हो जाती है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इसकी डीप स्टडी किया। डीप स्टडी करने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ चीजें। तो जो इनका ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट के बाद, वो क्या था उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट को देख करके, वो क्या था स्टूडेंट, वो हम एक बार लिख देते हैं तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इन्होंने कौन कौन सा निकाला। पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने कहा कि मैक्सिमम अल्फा रेज, मैक्सिमम अल्फा रेज, मैक्सिमम को हम मैक्स लिखेंगे, अल्फा रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। मैक्सिमम अल्फा रेज कितना होंगी, करीब 90%, लिख दिया मैंने 90%। ट्रेवल्स
स्ट्रेट वे या स्ट्रेट पाथ थ्रू गोल्ड फॉइल, ठीक है ना, थ्रू गोल्ड फॉइल। ये पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो हमने अल्फा रेज गोल्ड फॉइल से पास किया था, तो उससे होकर के पास करने पर हमने ये देखा कि 90% अल्फा रेज जो भी हमने पास किया उसमें से 90% अल्फा रेज अपने ही पाथ में निकल गई, उनमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, विदाउट डेविएशन। बिना डेविएशन के निकल गई सीधा सीधा। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन का क्या है? दूसरा ऑब्जर्वेशन ये उन्होंने देखा कि कुछ रेस थी जो बहुत ही कम थी। ठीक है, लिखेंगे फ्यू अल्फा रेस इस तरह से, फ्यू अल्फा रेस deviates from its path अपने पाथ से डेविएट हो जाती हैं at some angle, कुछ एंगल पर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो निकाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था न्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए, वो क्या था? वेरी फ्यू अल्फा रेस। वेरी फ्यू अल्फा रेस का मतलब 1 of 20,000। ठीक है ना, मतलब यदि हमने टोटल मान लो 20,000 रेस गोल्ड फॉइल से पास किया तो उसमें से 90% तो सीधा निकल गई, उनमें कोई डेविएशन नहीं हुई। अब 90% निकाल दो तो कितना बचेगा? 10% बचेगा। तो 10% में जो है एक रेस को छोड़ करके जो बाकी बच गई वो कुछ एंगल पर क्या होती है? डेविएट हो जाती है। अब जो एक रेस है 20,000 में से केवल एक रेस, वो क्या होती है? वेरी फ्यू अल्फा रेस का मतलब एक रेस 20,000 में से डेविएट्स at 180 डिग्री एंगल। समझ गए आप लोग? 180 डिग्री एंगल। समझ गए ना? तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था, 3 ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। इनका हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है। अब उस कंक्लूजन को आप रिजल्ट भी कह सकते हैं। उसी कंक्लूजन या रिजल्ट के बेसिस पर इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। तो पहले हम कंक्लूजन देख लें, फिर हम एटॉमिक मॉडल को भी अभी देख लेते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसको आप याद रखिएगा ताकि कंक्लूजन में आपको हेल्प मिले। यदि आप याद नहीं रखें तो इसको लिख लीजिएगा। लिख करके जब हम बताएंगे तो आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा और आप मैटर को समझ पाएंगे। ओके, अभी हमने ऑब्जर्वेशन देखा, तो ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन या फिर रिजल्ट। हम यहां रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट्स क्या मिले इनको? तो सबसे पहला रिजल्ट इनको जो मिला था वो क्या था? इन्होंने कहा कि जैसे मान लो एक डायग्राम यहां बना देते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लो कि ये आपका एटम है, ठीक है, ये एटम है और बड़ा बनाते हैं इसको। मान लो ये एटम है, तो इस एटम में जो है इन्होंने कहा कि बहुत सारे अल्फा रेस, ठीक है ना, जो अल्फा रेस हैं वो क्या होती है? स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती हुई निकल जाती है।
स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती हुई निकल जाती है, अपने पाथ से बिल्कुल डेविएट नहीं होती। और ये कितनी होती है? 90% होती है। 90% रेज, यदि मान लो ये गोल्ड फॉइल है, यदि इसको हम गोल्ड फॉइल मान लें, जो कि कैसी है? थिन है, थिन गोल्ड फॉइल हमने माना है ये। तो इसमें से 90% रेज जब सीधा अपने ही पाथ पर ट्रेवल करती हुई निकल जाएंगे, तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन होगा? इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे कंक्लूजन या रिजल्ट ये आएगा कि इस एटम में मैक्सिमम स्पेस क्या है? वैकेंट है। ठीक है, तो इसमें जो पहला रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि 90% रेज जब जो है अपने ही पाथ पर स्ट्रेट वे में ट्रेवल करते हुए, तो जब यहां से सीधा 90% रेज निकल जाएंगी अपने ही स्ट्रेट पाथ पे, तो उससे इन्होंने जो रिजल्ट निकाला वो क्या था? वो रिजल्ट था हमारा कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस कैसे होते हैं? वैकेंट होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एटम हैज मैक्सिमम वैकेंट स्पेस। इसमें ज्यादातर स्पेस कैसे होते हैं? वैकेंट होते हैं। ठीक है, और जो सेकंड कंक्लूजन इन्होंने निकाला वो कैसे निकाला? जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था इसका वो क्या था? वो था स्टूडेंट कि 90% के बाद कितने बचते हैं? 10%। तो 10% में से एक रेज को अलग कर दीजिए, तो उसको हम कहेंगे फ्यू अल्फा रेज। फ्यू अल्फा रेज डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ एट सम एंगल। ठीक है, अपने पाथ से कुछ रेज हैं जो डेविएट हो जाती हैं कुछ एंगल पर, इस तरीके से। बात समझ रहे हैं आप? तो इससे इन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि जब अपने पाथ से कुछ रेज सम एंगल्स पर, कुछ एंगल पर डेविएट हो जाएंगी, क्योंकि संख्या में कम है, तो उससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर एक स्मॉल पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अंदाजा लगाया, रिजल्ट इनका यही आया, अंदाजा वाला जो रिजल्ट है वो क्या था कि फ्यू अल्फा रेज डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ एट सम एंगल। दिस रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट आएगा इसका? दिस रिजल्ट्स द सम पोजीशन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। कुछ पोजीशन ऐसी हैं जहां पर पॉजिटिव पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं। कारण उसका यह है कि यदि इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स नहीं होंगे या पॉजिटिव रीजन नहीं होगा, पॉजिटिव रीजन अगर नहीं होगा तो डेविएशन भी नहीं होगा। डेविएशन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या रहा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट जरूर है एटम के अंदर। ये सेकंड रिजल्ट इसका आया। क्यों पॉजिटिव पार्ट हैं इसको समझने के लिए इसने बताया कि जो अल्फा रेज है ये सभी अल्फा रेज हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है अल्फा रेज हैं। अल्फा रेज है यहां से यहां तक सभी। ठीक है ना, और इस पर चार्ज कितना होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पर जो चार्ज है दैट इज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये हमारी लाइन है रिजल्ट्स। तो अल्फा पर कितने चार्ज होते हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को रिपल करता है। मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, लाइक चार्ज के बिटवीन रिपल्सन होता है, लेकिन अपोजिट चार्ज के बिटवीन क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो जब ये अल्फा रेज हैं सभी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इनका डेविएशन ये प्रूव कर रहा है कि यहां रिपल्सन हो रहा होगा। डेविएशन के लिए रिपल्सन फोर्स यहां काम कर रहा है। ठीक है,
और रिपल्सन फोर्स कब आएगा? जब यहाँ कुछ पॉजिटिव रीजन्स प्रेजेंट होंगे या पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे एटम के अंदर, तो ऐसा होगा। तो दूसरा रिजल्ट इनका क्या था? दूसरा रिजल्ट इनका यही है कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है एक स्मॉल रीजन ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, दूसरा रिजल्ट जो है ये है कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लिखेंगे एटम कंसिस्ट पॉजिटिव रीजन। अभी सिर्फ हमें यह समझ में आता है कि इसके अंदर पॉजिटिव रीजन है, कंसिस्ट पॉजिटिव पार्ट या इसको हम रीजन भी कह सकते हैं। हम पॉजिटिव पार्ट लिख रहे हैं, आप समझ जाना, पॉजिटिव रीजन या पॉजिटिव पार्ट। अब जो तीसरा रिजल्ट है वो क्या आया? तीसरे कंक्लूजन से आया। इन्होंने बताया कि जो जैसे हम 20,000 यदि अल्फा रेज पास करें तो 20,000 अल्फा रेज में से केवल एक अल्फा रे ऐसी होगी जो 180 डिग्री पर डेविएट हो। मतलब यदि यहाँ पर हम एक पॉजिटिव पार्ट ले लें तो जो इसके सामने जाएगी रेज वो अपने ही मीडियम में वापस लौट आएगी। यहां से देखी जा रही फिर वापस आ रही। ये 180 डिग्री पर डेविएशन हो रहा है इस रेज में। ये 180 डिग्री पर जो डेविएशन हुआ वो कितने रेज में हुआ? केवल एक रेज में। 20,000 में से केवल एक रेज में 180 डिग्री पर डेविएशन हुआ। ये बात ये प्रूव कर रही है कि केवल एक रेज डेविएट हुई 180 डिग्री पर। इसका मतलब ये रहा कि जो पॉजिटिव पार्ट है बहुत छोटा है एटम के अंदर। यदि ये बड़ा होता तो बहुत सारी रेज को 180 डिग्री पर डेविएट करता। छोटा है इसलिए केवल एक रे को जो है 180 डिग्री पर डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो इससे यह रिजल्ट आया कि द पॉजिटिव पार्ट या पॉजिटिव पोजीशन ऑफ द एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। ठीक है ना, स्मॉल में डबल एरो होता है। तो ये रिजल्ट आया। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। पहले एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या क्या हमें दिख रहा है। ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने क्या निकाला? रिजल्ट निकाला जो ये है। अब इस रिजल्ट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। तो हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पर। ठीक है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो अगला टॉपिक हमारा आता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इनका मॉडल क्या है? इनका मॉडल का मतलब रदरफोर्ड ने एटम के बारे में कुछ बताया है, जो बताया है उसी को मॉडल बोलते हैं रदरफोर्ड का। तो इन्होंने क्या बताया? पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है, एटम, ठीक है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। मतलब जो अभी आपने रिजल्ट देखा था कि थर्ड पॉइंट में कि जो आपका पॉजिटिव पार्ट है सबसे छोटा वाला, उसी बहुत स्मॉल है वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। रदरफोर्ड ने उसी को न्यूक्लियस नाम दिया। खैर हमने वहां लिखा नहीं, लेकिन आप समझ जाना, अपने कॉपी में हम लिखा न्यूक्लियस कि मतलब द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। जिसको रदरफोर्ड ने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। अब उसी न्यूक्लियस को सबसे पहले पॉइंट में बताते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एंड डेंसर। वो डेंसर भी होता है, स्मॉलर भी होता है,
एंड जो टोटल मास ऑफ एटम है वो उसी में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम द न्यूक्लियस ऑफ एटम is very small and denser, very small and denser, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी, डेंसर, एंड द टोटल मास of atom concentrated into its nucleus, into the nucleus. ओके, कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर बहुत छोटा पार्ट है, बहुत ज्यादा डेंस है, डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, और उसी के अंदर एटम का टोटल मास जो है क्या होता है, रहता है, कंसंट्रेटेड होता है। पहला पॉइंट रदरफोर्ड के मॉडल का। दूसरा पॉइंट जो इसका आता है, अच्छा यदि हम यहीं पर यह बात करना चाहें कि जैसे हमने कहा कि वेरी स्मॉल एंड एटम इज वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियस, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, इन्होंने बताया कि जैसे यदि जो एटम है, हम जानते हैं कि साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज जो है स्टूडेंट, ये कितनी होती है, ऑलमोस्ट 10 की पावर -10 मीटर, मीटर स्केल पर हमने लिया है। एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। ये हमने दोनों की साइज देख दिया। अब यदि हम एटॉमिक साइज और न्यूक्लियस के साइज का कंपैरिजन करें, तो यहां पर हम कंपैरिजन इस साइज के बेसिस पर कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस नहीं, साइज ऑफ एटम लिखेंगे, एटॉमिक साइज is equal to size of nucleus into 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब न्यूक्लियस की साइज कितनी है, आप यहां रख दो, 10 की पावर कितनी है, -15 है, इंटू 10 की पावर 5 करोगे कितना आएगा, 10 की पावर -10 मीटर आएगा। ये मीटर में है, ध्यान रखिए। ठीक, तो आपने देखा कि जो एटम की साइज है वो न्यूक्लियस के साइज से 10 की पावर 5 टाइम ज्यादा है, 10 की पावर 5 गुना ज्यादा है। अगर 10 के ऊपर हम पावर 5 लगा दें, कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 लाख। ठीक है, कितना हो जाता है, 1 लाख। 1 लाख होता है 10 की पावर 5 का, कितने जीरो है, 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो का मतलब 1 लाख, 1 लाख। तो 10 की पावर 5 मीन्स क्या होगा, 1 लाख होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो एटम की साइज है वो उसके न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख गुना ज्यादा होती है। इसको हम ऐसे समझें, इसे मान लो एक प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड जो है बहुत बड़ा सा होगा, लगभग आप जो है उसको कुछ भी साइज दे सकते हैं। जैसे मान लो कि जो ये नेशनल पार्क हुआ करते हैं जहां पर क्रिकेट मैच होते हैं, क्रिकेट मैच जो नेशनल क्रिकेट मैच होते हैं, जहां सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी, जैसे प्लेयर जहां पर मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, वो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा होता है,
बात समझे? यदि हम उस प्लेग्राउंड की बात करें तो उस प्लेग्राउंड में जो उनकी बॉल है, बॉल छोटी सी होती है, गेंद टेनिस की होती है, तो जो उनके प्लेग्राउंड की साइज है और जो उनकी बॉल है उसको आप यहां फिट बैठा सकते हैं कि प्लेग्राउंड के सामने जो बॉल की साइज है, ठीक है, ठीक उसी तरह एटम के सामने उसके न्यूक्लियस की साइज होती है। प्लेग्राउंड आपका एटम हो गया और जो क्रिकेट मैच खेलने वाली बॉल है, गेंद, वो न्यूक्लियस हो गई। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि जो है न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में कितना छोटा होता है। ये आपने देखा, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने हमें ये जानकारी दी कि जो एटम है वो न्यूक्लियस से कितना बड़ा होता है और न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा होता है। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें। सेकेंड पॉइंट हमारा कौन सा है? तो सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने बताया न्यूक्लियस surrounded by, nucleus is surrounded by इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू या इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होता है, बाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स का मतलब क्या होता है? घूमना, अराउंड न्यूक्लियस, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है? शेल, ठीक है। तो इनके मॉडल में आप एक चीज समझ पाएंगे कि इन्होंने ये बात बताई, ये ठीक इस तरह है जैसे मान लो सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन होता है, बीच में सेंटर में सन होता है और उसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या होता है? प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अर्थ का भी अपना एक ऑर्बिट है। अर्थ जो है, अर्थ का मतलब पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं, तो अर्थ जो है सन के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ठीक है। ठीक उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, लाइक एज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? हमने तो देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूज होने वाली बात ये है, कंफ्यूजन होने वाली बात है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है हमें? कंफ्यूजन हमें ये हो सकता है कि भाई सन के अराउंड जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उन पर कोई चार्ज तो होता नहीं। प्लैनेट पर कोई चार्ज नहीं है, ना ही सन पर कोई चार्ज है। वहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं और रिवॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किस तरह से इंटरेक्ट हो सकता है? कैसे अट्रैक्ट होगा? तो यहां पर इंटरेक्शन किस तरह का होता है स्टूडेंट्स? तो चूंकि यहां पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, भैया आपने देखा। तो यहां जब चार्ज के बिटवीन अट्रैक्शन होगा तो अपोजिट चार्ज के बिटवीन जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट विद न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स interact
इंटरैक्ट या फिर अट्रैक्ट, attracts with nucleus by electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही इनका मॉडल है। तो अब इस मॉडल के आधार पर हम इस मॉडल में हम लोग ये देखेंगे कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, कमियां क्या है उसमें, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो यहां पर एक पॉइंट देखने वाला ये है कि रदरफोर्ड ने जब ये अपना मॉडल दिया था उसके पहले ही एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट दिया था और उस पर उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। मतलब वो बात बिल्कुल परफेक्ट थी जो उसने बताया था। तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके अपना वो जो है कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कॉन्सेप्ट जो था इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट, वो प्रैक्टिकल